स्वागत है। अनु जी, देखिए, हम तो इतने दिनों से कह ही रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरह की आर्थिक स्थिति बनी हुई है। हर चीज को दरकिनार करता, डिनायल मोड में पाकिस्तान रहा है हमेशा से। हमारी बात को तो मानता नहीं, मूडीज की बात को तो मानेंगे, क्योंकि मूडीज की तरफ से देखिए ये रेटिंग दे दी गई, ये एक रिपोर्ट सामने आ गई है कि अगर युद्ध हुआ, तनाव वाली स्थिति में ही देखिए आप किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर जो है नाकाम होते चले जा रहे हैं। अब अगर युद्ध हो जाता है, तब तो जो आप विकास की बात कर रहे थे, जो आप स्थिति को ठीक करने की बात कर रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रहे थे, वो सब कुछ वापस से धराशायी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साधारण सी बात है। जो देश पूरी तरह से बाहरी हेल्प मदद के ऊपर आधारित है, उनका पूरी इकोनॉमी जो है वो ऋण पर आधारित है। वो किसी ना किसी कर्जा किसी से लेकर के उसके ऊपर, और वो क्या उनकी परिस्थिति आज के हालत में ऐसी है कि वो एक जगह से कर्जा लेते हैं, दूसरी जगह का कर्जा उतारते हैं, और दूसरी जगह से कर्जा लेते हैं, पहली जगह का कर्जा उतारते हैं। तो ये मेरा मानना है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक बात हमें माननी होगी कि पिछले कुछ समय में वो थोड़ा बहुत सही राह पे चलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब फिर जिस प्रकार से उनके पूर्वी बॉर्डर्स पे भारत के साथ और पश्चिमी बॉर्डर्स पे बलूचिस्तान में, कैप खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान के साथ ये तमाम जो चीजें लगातार उनके ऊपर चली हुई हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर ये दबाव बैठा रही है। उसके अलावा ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि उनका जो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन रहा है, और वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होने की वजह से उन्होंने मिसाइलों के टेस्ट कर रहे हैं, पूरा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अपने रेलवे स्टेशन उन्होंने गवर्नमेंट को, आर्मी को दे दिए हैं, उन्होंने कई सारे वो बंद कर दिए हैं। उसके अलावा भारत के साथ उनका ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया है। डायरेक्ट ट्रेड वॉज मिनिस्क्यूल, लेकिन वो उनका जो इनडायरेक्ट ट्रेड था वो काफी बड़ा इनडायरेक्ट ट्रेड था, पहली बात। और दूसरी बात, जो भारत से जाने वाला सामान है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यहाँ से सस्ता माल जाता था वो जाना बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा, उनकी तैयारी जो कि डिस्प्रपोर्शनेट है, उनके द्वारा किए जाने वाले टेस्ट, उनका डिस्टेबलाइज्ड वेस्टर्न फ्रंट, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, टीटीपी हो या कोई भी हो, अफगानिस्तान हो, वो और भारत के साथ तनाव, ये तमाम चीजें पुट टुगेदर मिल करके एक ऐसा परिप्रेक्ष्य उनके लिए तैयार करेंगी जो कि उनकी वापस लौटती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत गहरा आघात करेगा। प्लीज। बिल्कुल अनु जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, आपका स्वागत है। और देखिए, भारत से पंगा लेना भारी पड़ेगा पाकिस्तान को, और ये बात हम नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जो कायराना हरकत की है, हम उस पर एक निर्णायक फैसला लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, आपको बताएंगे जरूर कि आतंकवादियों को पनाह देना कितना खतरनाक हो सकता है, और आपके पड़ोसी देश होने के बावजूद हम यहां पर नरमी नहीं बरतने वाले। ऐसे में देखिए, मूडीज की तरफ से, मूडीज ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर के कोई रिपोर्ट लेकर के आया है, वो हर देश की इसी तरह से आंकलन उसका करता है, उसको लेकर के रेटिंग देता है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है, उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के, कारोबार, व्यापार, इन सबको देखते हुए। इन सब के बीच में युद्ध होगा तो दोनों देशों में कमियां आएंगी, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाएगी। लेकिन सर, बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान ऑलरेडी कंगालिस्तान है, लेकिन ऐसे में आप लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हैं? अब जब ये दूसरी तरफ से भी बात सामने आ गई है, तो ऐसे में तो आपको पीछे हटना चाहिए और ये कहना चाहिए, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भारत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। स्थिति को बेहतर करिए, आवाम है आपके पीछे, उनकी बेहतरी के लिए सोचने की आवश्यकता है। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो फौज है जी, उसने हमेशा अपना एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाया हुआ है। एक तो है, पाकिस्तान के लोग ऐसे ही अपने को बहुत मार्शल कॉम समझते हैं कि वो युद्ध हजारों साल से लड़ते रहे हैं, और पाकिस्तान की जो फौज है वो तो डेफिनेटली ये इंडिकेशन देती है कि उसी ने भारत से पाकिस्तान को बचाया हुआ है। दूसरा, उनका प्रोपेगेंडा टूल आजादी के दिनों से ही है कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई विलय करा सकता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की फौज है। इसीलिए वो कभी भी पीछे नहीं कदम लेंगे। उनके यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि वो अवाम को दिखाना चाहते हैं कि वो शेर दिल हैं। तो अगर वो भारत से बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा नरमी का रुख अप्लाई करते हैं,
और तो और कोई रीजनेबल बात करते हैं तो वहां पाकिस्तान की जो अवाम है वो शायद सोचेगी, उनको डर है, पाकिस्तान की फौज को डर है कि पाकिस्तान की अवाम सोचेगी कि हमारे जनरल तो कायर निकले। इसलिए आपने सही सही शब्द का इस्तेमाल किया, गीदड़ भभकी। उनको मालूम है कि भारत उनसे 5 गुना ज्यादा मजबूत है हर तरीके से। हमारा क्षेत्रफल देख लीजिए, हमारी आबादी देख लीजिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट देख लीजिए, जीडीपी हमारी 10 गुना ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जंगल में शेर और गीदड़ की लड़ाई होती है, शेर दहाड़ता है लेकिन गीदड़ जो है वो भागने के बजाय शेर की तरफ देखकर एक भपकी देता है। ये चीज हो रही है वहां पर। लेकिन भारत में हम बहुत ही संभले हुए हैं, स्थिर हैं, सुनियोजित और प्री प्लान तरीके से सारी तैयारियां हो रही हैं। हमने सारी राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक और मनोवैज्ञानिक तैयारियां कर ली हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये भारत की फौज जो है काइनेटिक एक्शन भी करेगी। हाँ, काइनेटिक एक्शन कब, कहां, कैसे होगा इसके बारे में ऑब्वियस बात है, मैं आपको या सबको बता नहीं सकता। लेकिन सर। अंदर खाने में बात है कि इस बार भारत जो है 5 जगह उरी करने वाला है और 10 जगह बालाकोट करने वाला है। जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान के यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है वो सैन्य कार्रवाई होगी। लेकिन इसी के साथ अनुज सर देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि फंडिंग पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्भर है, एक थोड़ा बहुत कृषि पे भी निर्भर था। 80% जनता जो है किसानी का काम किया करती थी कि पानी रोक दिया हमने। हम सैन्य कार्रवाई से पहले देखिए किस तरह से लगातार तिल तिल कर जो है पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में IMF की तरफ जो हाथ फैलाए हुए था, अब हम ग्रे लिस्ट में भी डालने की बात कर रहे हैं, हम इसके लिए भी जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम तो चौतरफा उनको मार रहे हैं। सैन्य कार्रवाई की बात तो फिर भी बाद में आती है। ऐसे में मूडीज की तरफ से ये रिपोर्ट आ जाना, और कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि अब इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हम ना जाए जहां पर युद्ध वाली स्थिति हो, जहां पर आवाम जो है वो असुरक्षित हो जाए, खाने के लाले पड़ जाए। जो हम थोड़ी बेहतरी के रास्ते पर है उसी पर हम चले और आगे चल करके हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। देखिए, खाने के लाले पड़ जाएं आप कह रही हैं, मेरा मानना है कि खाने के लाले ऑलरेडी पड़े हुए हैं उधर काफी जनता के लिए। जी सर। और बहुत बड़ा परसेंटेज जो है पाकिस्तान की आवाम का वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है और उनको खाने पीने की परेशानी है। देखिए क्या होता है कि जब आपके जो 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 लीडरशिप है और जो मिलिट्री है उसकी मानसिकता ये होती है कि हम कुछ भी हो जाए, हमको जन्नत है, पहुंचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका मैं आपको बताता हूं कि उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर उनकी प्रायोरिटी में सेना और सेना की तरफ से काम करने वाली चीजें और ये सब चीजें हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो सही दिशा आपकी आर्थिक प्रगति की होनी चाहिए, उस दिशा को आप कभी नहीं पा सकते। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतने समय से, ये मैं आपको याद दिला दूं कि अर्ली 50-60s में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा मजबूत थी। आज परिस्थिति यह है कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.5 रुपए के लगभग बराबर है और पूरी हालत वहां पर इकोनॉमी की बहुत बुरी तरह से हालत खराब है और हर चीज में वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए IMF की एक आपने जो यहाँ पर आपने यहाँ जो एक जिक्र किया उनकी प्रायोरिटीज, क्योंकि देखिए अभी अगर हम कल की ही बात करें, उनके एक मंत्री की तरफ से, नेता की तरफ से ये बयान सामने आ गया, अगर प्रधानमंत्री मोदी जो है हमें मारना चाहते हैं तो ठीक है, हम तो जन्नत चले जाएंगे, हम तो इसी के लिए जीते ही हैं कि हमें जन्नत जाना है, हम क्या कहते हैं परमाणु हथियार जो है ऐसे ही हमने नहीं रखा हुआ है। ये इनकी प्रायोरिटीज है कि सिर्फ मरना है और उसके बाद जन्नत में जाना है। उनको लग रहा है कि इस तरह का जिहाद अगर करेंगे तो जन्नत चले जाएंगे। उनकी प्रायोरिटीज ये इसी भाषण पे मैं तो आपका ध्यान, जी मुझे लगा सर, इसीलिए मैंने इसका जिक्र भी किया। तो बिल्कुल बहुत सही है, आपने बहुत सही जिक्र किया और मेरा जो आर्ग्यूमेंट था वो उसी भाषण से निकला था। तो जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं तब आप देश के लिए और देश की प्रगति के लिए काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। आपको सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा उनको, देश में आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अपना जो
माहौल है वो ठीक करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। वो एनवायरनमेंट जब बदली होगा तभी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएंगे। अगर आप इस प्रकार से रिटोरिक चलाते रहेंगे और एटॉमिक एनर्जी करते रहेंगे तो कोई आपको नहीं करेगा। आज यूएन ने जिस प्रकार से लताड़ा है और जिस प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने उनको कहा है कि ये न्यूक्लियर रेटोरिक को बंद करें, ये न्यूक्लियर रेटोरिक की बात आप देखिएगा 9 मई की जो आईएमएफ की बैठक है पाकिस्तान में, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और वो 9 मई की बैठक में वो 1.3 अरब डॉलर का जो लोन पे बात होगी और जो 7 अरब डॉलर का पहला लोन है उसको रिव्यू किया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल टेंशंस मैं ज्यादा जोर से इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए किस प्रकार से उनकी सेनाएं और उनकी जो एफर्ट है, वो एफर्ट बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और इन जगहों पर लगा हुआ है। ये तमाम मिलकर के उस वार्ता के ऊपर भी असर डाल सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता इनका ये जो लोन है 1.3 वाला या 7 वो रुक गया तो इनकी हल बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन चरमरा जाएगी। जी अनु सर, इसी पे क्योंकि आपने यहाँ पर बलूचिस्तान का नाम लिया, अभी देखिए एक बड़ी खबर भी सामने आई थी कि F-16 को हमने हटा करके जो है बलूचिस्तान में लगाया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के जितने भी रिएक्शंस हैं, पाकिस्तान के रिएक्शंस तमाम बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हैं और उनको ये डर है। देखिए F-16 जो है, अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को एक कंडीशन पे दिया था और वो कंडीशन ये थी कि F-16 का प्रयोग वो काउंटर इंसर्जेंसी में या आतंकवाद के खिलाफ करेंगे। अब जो खुद आतंकवाद को पैदा कर रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ क्यों करेगा? उनको डर है कि उनकी एयरफोर्स का जो सबसे शक्तिशाली जो उनका एफर्ट है वो F-16 का है और वो अगर इनिशियल फेज में हमारी एयरफोर्स ने खत्म कर दिया तो उनको पता नहीं पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या हो सकता है, पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का ज्यादा खतरा है कि इस बार जो ब्लॉकेड जो मेन एफर्ट इंडिया का आएगा वो शायद समुद्री रास्ते से आ सकता है शायद, तो इस वजह से वो उसको ऐसी जगह क्लोजर टू अरेबियन सी जो उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये भी उनकी घबराहट का और खौफ का नतीजा है, क्योंकि इस प्रकार से कोई भी अपने एयरफोर्स के एफर्ट को, खास करके जबकि आपके ईस्टर्न थिएटर में हालात बेकाबू हो रहे हैं, उस समय आप वहां से ले जाकर के और उसको ईरान के सामने खड़ा कर दें, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत उनके मिसकैलकुलेटेड और बिल्कुल सोचे समझे हुए तरीके से, कोई सिस्टमेटिक तरीके से रिएक्शंस नहीं है और वो हर चीज का नी जर्क रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं वो कर रहे हैं। और हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये भी जो एक्टिविटीज होती हैं यहाँ से, अगर उन्होंने F-16 वहां शिफ्ट किया है तो F-16 के साथ उसका पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट एवरीथिंग वो वहां पर शिफ्ट करना, तो ये बहुत हर जगह उनको एक आर्थिक रूप से उनको नीचे लगातार उनके ऊपर आघात हो रहा है आर्थिक रूप से, और मुझे लगता है कि ये आघात वो नहीं झेल पाएंगे। देखिए भारत की इकोनॉमी में और पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो फंडामेंटल डिफरेंस है। भारत की इकोनॉमी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक अपने आत्मनिर्भरता पर बेसिस है, बेस्ड है, और हमें अभी आज की तारीख में अगर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है तो हम अपने अंदर से उस चीज को पैदा कर सकते हैं। तेजस से लेकर के और राइफल की गोली तक हर चीज हम अपने आप बना रहे हैं, मिसाइल हम अपने आप बना रहे हैं, शिप्स अपने आप बना रहे हैं, सबमरीन्स अपने आप बना रहे हैं। तो इनको मुझे लगता है कि जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बिल्कुल हम किसी और पे जो है डिपेंडेंट नहीं है। भले ही हम बेहतर अत्याधुनिक जो हथियार है वो ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट अगर कहा जाए कि पूरी तरह से निर्भर हो किसी और देश पे, न केवल डिपेंडेंट, जो लेना भी है वो हम खरीद रहे हैं। ये लोग भीख मांग रहे हैं, ये लोग मांग रहे हैं, टर्की से जाके मांगना है इनको, ये खरीद नहीं सकते। और मैं आपको इतना बता दूं, अगर मैं टर्की की साइकी को अच्छी तरह जानता हूं तो टर्की आज पाकिस्तान में बाजार ढूंढ रहा है, ये देखिएगा आप जी। यूके देवनाथ सर आपके पास, क्योंकि देखिए मूडीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव असर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी जो है आईएमएफ की तरफ देख रहा है फंडिंग को लेकर के। देखिए अमेरिका की तरफ से जो यूएसआर आते थे वो तो बंद कर दिया गया है, नहीं तो उसका भी वो बेनिफिट जो है इसी आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही लगा था। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने इस चीज को जो है खत्म कर दिया, सब देशों के लिए खत्म किया,
उतना प्रभाव जो है बाकियों पे पड़े ना पड़े, भारत पे तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, पाकिस्तान पर जरूर पड़ रहा है। इन सब के बीच में मूडीज की ये रिपोर्ट ग्रे लिस्ट में डालने की भारत की तरफ से पहल कि ग्रे लिस्ट में डाला जाए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी था, अब एक बार फिर से डालना है। ऐसे में ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाती है, हमारे लिए इसको देखा जाए एक पॉजिटिव तौर पे कि हम कहेंगे और मूडीज की रिपोर्ट देखी जाएगी, इसके बाद ग्रे लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान को डाला जा सकता है। किरण जी, मूडीज की जो रिपोर्ट है ये बहुत ही वास्तविक जमीनी स्टैटिस्टिक्स पर निर्भर करती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है अब वो रसातल में जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। सब दुनिया भर के जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया, भारत बहुत कोशिश कर रहा है, उस दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अभी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक में हम अपना दबाव डाल रहे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हैं, कि पाकिस्तान की फंडिंग रोकी जाए। पाकिस्तान इन सब जगह से लोन लेके फाइनली उसको खर्च करता है अपनी छावनियों पर, अपनी फौज के ऊपर। तो हमने सब जगह स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग के लिए बात कही है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एंड यूज सर्टिफिकेट, कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, एडीबी ने जो लोन दिया वो फाइनली उसका लास्ट डॉलर, लास्ट पाउंड या लास्ट यूरो कहां जाकर पाकिस्तान ने कैसे खर्च किया, क्या वह उसी मद पर खर्च किया जिसके लिए उसको दिया गया था। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अभी पिछले 10 दिन में पाकिस्तान का शेयर मार्केट इसी भय से 10,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट लुढ़क गया। आज भी वो 22 अप्रैल के मुकाबले 2,500 पॉइंट नीचे चल रहा है। पाकिस्तान सरकार की जो सोवरिन बॉन्ड है, जिसको वो इशू करके पैसा उठाती है, बोरो करती है अपने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए, उसकी वैल्यू 40% कम हो गई है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी जिस दिन भारत ने एक के बाद एक फाइनेंशियल सैंक्शन पाकिस्तान पर लगाने शुरू कर दिए। हमने पहले दौर में ऑलरेडी चालू कर दिया, उनके पानी के जहाज हमारे यहाँ नहीं आ सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने बंद किया हुआ है, हवाई जहाज के रास्ते हमने बंद किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उनको पता नहीं आ रहा कि 2 महीने के बाद उन्होंने जो राशन और दवाइयां खरीदनी है विदेश से, वो कहां से आएगा। उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है मुश्किल से 2 महीने या उससे भी कम का बचा हुआ है। तो पाकिस्तान बहुत ही गंभीर समस्या में उलझता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो फिर आधार बेस क्या आप सर मान रहे हैं? बेस मतलब इस तरह से जो तमाम अपनी तरफ से बयानबाजी करना, एटम बम का, शब बारात में तो बम को नहीं हमें लेकर के चलना है या वहां नहीं फोड़ना है, हमें तो भारत पे फोड़ना है, इस तरह की बातें कहने का फिर आधार क्या है? जब आप इस तरह की परिस्थिति में है, वो कहते हैं ना कि हमें पता होता है कि हम किस लेवल पे, हम कितने पानी में हैं। क्या पाकिस्तान उस लेवल को, उस पानी को नहीं देखना चाहता है, या उससे अब पूरी तरह से वो कह सकते हैं कि अब चुल्लू भर पानी में डूबने लायक हो गया है कि वो इस तरह की बातें जो है कहता हुआ दिखाई दे रहा है? देवनाथ सर। किरण, ये सवाल मेरे लिए? नहीं सर, देवनाथ सर। ओके। देखिए, ये सब अब निर्भर करता है कि भारत सरकार अब किस तरह से निर्णय लेती है पाकिस्तान को बैकफुट पर डालने के लिए। हमारे पास पाकिस्तान को बैकफुट में डालने के लिए कई तरीके हैं। देश की जनता फिलहाल इस इंतजार में है। मैं अभी हूं आपके शो में, सब शो में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम पाकिस्तान को डंडा मार के एक सबक सिखाएंगे। अगर ऐसा होता है, अगर हमने एक उरी कर दिया, हम शायद एक साथ 5 जगह उरी करेंगे। अगर हमने एक बालाकोट कर दिया, इंडियन एयरफोर्स 10 जगह बालाकोट करने की तैयारी कर रही है, तो फिर पूरी कहानी का ट्विस्ट बदल जाता है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान भी कुछ एक्शन करेगा। और भारत सरकार ने तो अब तय कर लिया है हमारी फौज को पूरी तरह से एक लिमिटेड वॉर में झोंकने के लिए। हमारी नेवी जो है वो कराची और ग्वादर पार्ट, इनका जो पूरा मकरान कोस्ट है, उसको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहते हुए ब्लॉकेट कर देगी। तो आगे जो युद्ध नीति है या वित्तीय नीति है या विदेश मंत्रालय का जो अप्रोच है, वो पूरी तरह से निर्भर करेगा कि युद्ध कब चालू हो रहा है।
अगर युद्ध नहीं चालू हुआ तो पटरी दूसरी तरह की इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन हाँ, हम अब पाकिस्तान पर आने वाले सालों तक, आने वाले दशकों तक दबाव बनाए रखेंगे, जब तक कि वो हमसे वादा नहीं करता कि वो भविष्य में भारत में कश्मीर में दहशतगर्दों को टेररिस्ट एक्ट के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन अनु सर, आपके पास, क्योंकि देखिए अगर युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है तो ऐसे में तैयारी जो है भारत को भी रखने की जरूरत है, और वो तैयारी के तहत देखिए एक यहाँ पर सायरन की बात जो है वो कही गई है कि सायरन अलर्ट और एक मॉक ड्रिल होगा, जो कि 244 ऐसे इलाके हैं जो अलग अलग स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के जो है वो चूज किए गए हैं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल करने की जरूरत है। तो हम ये माने कि ये हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं अगर स्थिति ऐसी बन जाती है, क्योंकि देखिए वार अगर किया जाएगा, कार्रवाई अगर बड़ी की जाएगी तो उधर से भी पलटवार अवश्य होगा, जरूर होगा। गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन जो भी उनके पास बची कुची चीजें हैं, जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन तक ही वो युद्ध लड़ पाएंगे, उतने ही उनके पास में जो असलहे हैं वो उनके पास है। ऐसे में ये हमारी तैयारी है। मॉक ड्रिल का अर्थ समझाइएगा थोड़ा सा, और किस तरह से ये मॉक ड्रिल जो है की जाती है, और इसमें लोगों को किस तरह से सजग और रहने की जरूरत है। किरण मुझे थोड़ा समय देना, मैं आपको बिल्कुल बताने बिल्कुल का सर। प्रयास करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी युद्ध होता है, युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और युद्ध के जो आफ्टर माथ है उससे भी निपटने के लिए उनकी अपनी इनहेरेंट तैयारी होती है। लेकिन युद्ध का एक लार्जर जो इफेक्ट होता है वो पूरी पॉपुलेशन पे होता है। दूसरी बात, जो युद्ध होता है तब जो शत्रु है वो आपके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे, आपके कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स पे, आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, आज आप देख रही हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, कीव में क्या हो रहा है, उन तमाम जगहों पर हमले कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें, जो हमारी जनता है, उसको मालूम होना चाहिए कि क्या एक्शन लेना है, और जो उसके अलावा जो एसेट्स हैं जनता के पास, उनको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब आर्मियां लड़ती हैं तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से काफी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो। उसके अलावा जो पब्लिक है उससे बहुत उम्मीद होती है, जो एनसीसी है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनसे। तो अब उसमें क्या होता है कि काफी जगह पर इन लोगों का प्रयोग करने की आवश्यक मेडिकल सर्विसेज हैं, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो आप देखेंगे कि एक इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आएगा, घायल लोग वापस आएंगे, मरे हुए लाशें। आप देखिए, आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड, आई डिडंट गेट अ बेटर वर्ड देन दैट, किरण, सॉरी फॉर दैट। तो वो जब आप ऐसे मॉर्टल रिमेन्स आएंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि हर एक इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके लिए एक सिविल डिफेंस की स्कीम बनी भी होती है, और वो सिविल डिफेंस की स्कीम बनी हुई है, एग्जिस्टिंग है। अब सिर्फ जो कहा गया है 244 जगहों पर कि आप उस सिविल डिफेंस की स्कीम को रिहर्स करें। उस स्कीम में कई सारे पॉइंट्स होते हैं कि आपको वार्निंग कैसे दी जाएगी, जो आप सायरेंस की बात कर रही थी, वार्निंग कैसे दी जाएगी, ब्लैकआउट कैसे किए जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर। देखिए, जब आपकी आर्मी हरकत करेंगी तो उनको एडिशनल गाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है, मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये गाड़ियां किस प्रकार से रिक्विजिशन की जाएंगी, किस प्रकार से उनको लिया जाएगा, ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि उनके जो ट्रक्स हैं या बड़ी गाड़ियां हैं, जो फ्यूल के टैंकर्स हैं, उनको लिया जा सकता है सेना के द्वारा। और उसके अलावा कई जगह पर मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, खास करके जो लॉजिस्टिक्स और जो कम्युनिकेशन के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस के, तो वहां पर आपको, तो इनकी एक लिस्ट बनी भी होती है इन लोगों की, आर्मी के स्टेशन हेडक्वार्टर के पास ये सब होता है, और समय समय पर एक्सरसाइज के दौरान इनको रिहर्स किया जाता है, तो उनको अपडेट करना। तो मेरा ये मानना है कि एक बात बताऊंगा किरण, की ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, ये किसी डराने का या पैनिक में डालने का वो नहीं है। लेकिन हम हर संभावना को देखते हुए इस चीज को रिहर्स करना चाहते हैं, ताकि नुकसान ना हो, पब्लिक का नुकसान ना हो, पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स का, इंस्टॉलेशंस का, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं और 50 तरह की चीजें हैं, तो उनका नुकसान ना हो। और किस प्रकार से जो आम जन हैं वो अपने आप को सुरक्षित करें, अपने इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करें। खबरें, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं तो वो किस प्रकार से, किसको और कैसे वो खबर पहुंचा सकते हैं, वो देखें। और एक चीज और होती है किरण, खास करके हमारे एनवायरनमेंट में,
कि जो सामने से लड़ाई हो रही है शत्रु से वो तो हो ही रही है, जी। उसके अलावा एक शत्रु का इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि भारत के अंदर बना हुआ है, और वो जो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्लीपर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उनको काउंटर करना या उनकी कोई एक्टिविटी इस प्रकार की है, वो भी कहीं ना कहीं आम जनता के द्वारा इसकी खबर मिल सकती है। जी होम बिल्कुल गार्ड्स को एक्टिवेट बिल्कुल सर, करना, आपने ये बहुत एनसीसी बड़ी को बात एक्टिवेट कही, करना। क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में ही अभी कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई, और ऐसे में देखिए यहाँ पर इस बीच में बड़ी खबर आ रही है सर आप लोगों के पास, मैं वापस लौटती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर मॉक ड्रिल को लेकर के दिल्ली में बड़ी